नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ वीएलसी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो गणित विषय उसका पहला टॉपिक, उसके बारे में हम बात करेंगे। कक्षा 10 के गणित विषय की शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 का पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 अंकों का पूछा जाता है। कितने अंकों का पूछा जाता है? 4 अंकों का पूछा जाता है। तो 4 अंकों के सवाल जो है इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। वास्तविक संख्याएं कहते किन्हें हैं? तो मैं वास्तविक संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो जो परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों का जो सामूहिक रूप होता है वो आपके क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होता है। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों का जो सामूहिक रूप होता है उसको अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर जो है वास्तविक संख्या का क्या करती है? निर्माण करती है। अब हमारे सामने है कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में यदि हम बात करें तो लीजिए परिमेय संख्याएं बता देते आपको क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं की अपन डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की बात करें तो लिखेंगे इनके बारे में कि जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, भाई जिन संख्याओं को अपन P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के बराबर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ये जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, इस भिन्न के हर के रूप में जो ये Q है, इस Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 नहीं है तो वो आपकी संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, जैसे कौन कौन सी संख्या इसमें आएगी, जैसे मैं आपके सामने लिखूं 3/4 परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगाकर इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो ये P बटा Q हो गया और Q की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, माइनस की भी कोई संख्या जैसे मैंने लिख दिया -3, तो ये भी आपके क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में भी क्या लगाया जा सकता है? 1 लगाया जा सकता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5/7, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7, ये भी क्या आपके पास? परिमेय संख्या है। ठीक है, 8, 4, कोई भी संख्या हो, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, लेकिन उनकी बस शर्त ये ध्यान रखनी कि उसको जब फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के रूप में बनाते हैं तो वहां पर Q का मान आपके क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या के बाद में अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहेंगे? तो लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो इसके जस्ट विपरीत परिभाषा हो जाएगी कि जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में, जिन संख्याओं को P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को कौन सी संख्याएं कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। जैसे
जैसे वह सभी अपूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता, जैसे मैंने आपके लिए सामने लिखा √2 यह अपरिमेय संख्या है, √3 यह अपरिमेय संख्या है, √5 यह अपरिमेय संख्या है, √7 यह अपरिमेय संख्या है ना, इनका पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जो इनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता वो सारी संख्याएं क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या, ध्यान रखना। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 ये आपका किस में आएगा, परिमेय संख्या में आएगा, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। देखो आगे यदि मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने लिखा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और एक तरफ अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की मैं बात करूं तो वह संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती वाला होता है। मतलब इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, दशमलव प्रसार इनका जो दशमलव प्रसार होता है परिमेय संख्याओं का, शांत या तो शांत होगा अथवा शांत अथवा अशांत, शांत अथवा अशांत, शांत अथवा अशांत आवर्ती का होता है। तो वो संख्याएं तो आपके परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है ना, जिनका दशमलव प्रसार जो शांत अथवा अशांत आवर्ती का होता है। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में क्या है, इनका दशमलव प्रसार अशांत अथवा अनावर्ती, अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती नहीं होगी, उनकी अनावर्ती होगी, संख्याएं आगे चलती रहेगी अनंत के रूप में। अशांत तथा अनावर्ती के रूप में इनका दशमलव प्रसार होता है। अनावर्ती के रूप में होता है, अनावर्ती के रूप में होता है। ठीक है, तो वो संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे उसका दशमलव प्रसार 0.333333, तो ये क्या है, डॉट 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 डॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो ये 3 की आवृत्ति हो रही, तो ये संख्या किस में आएगी, ये परिमेय संख्या में आएगी। लेकिन एक संख्या मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूँ, जैसे लिखा 4.13256.21459, ऐसे ये चल रहा है ना, ये कोई भी अंक वापस रिपीट नहीं हो रहा है एक जैसा, तो इसका मतलब ये क्या है, अनवसानी आवर्ती है, अनावर्ती है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे यदि हम बात करें और संख्याओं के कुछ रूप होते हैं, फिर अपन प्रश्नों के ऊपर आएंगे। जैसे आपके सामने पूछिए, आपको कहे कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो क्या होती है, तो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं तो जो संख्याओं का ऐसा समूह जो कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3, 1 से शुरू होगा और ये कहाँ तक चलेगा, ये भाई साहब अनंत तक चलेगा, ध्यान रखना, अनंत तक। 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सारी संख्याएं किसमें आएगी, प्राकृत संख्याएं होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें अगला पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब सर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, तो पूर्ण संख्याएं भी आपको ध्यान रखनी है। जब प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या के अंदर जो है अपन क्या कर लेंगे, 0 को भी शामिल कर लेते हैं। प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो वो संख्या कौन सी होगी, वो आपकी संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से शुरुआत होगी। 0 1 2 3 4 और ये कहाँ तक चलेगा, ये भी आपके अनंत तक चलेगा। क्लियर, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे यदि हम बात करें तो ये प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई। अगली
पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं की मैं यदि बात करूं तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, तो ध्यान रखिए जब पूर्ण संख्याओं में अपन क्या शामिल कर ले, जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ले। कौन सी संख्याएं? ऋणात्मक संख्याएं। जब पूर्ण संख्याओं में अपन ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ले तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? आपकी पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पूर्णांक संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पूर्ण संख्याएं अपनी थी 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक चलेगी? आपके अनंत तक। लेकिन जब माइनस वाली संख्या भी शामिल कर ले, जैसे -1, -2, -3, -4, तो ये संख्याएं कौन सी हो गई? ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई। ये कौन सी संख्या है? ये आपके जो है नेगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। और ये संख्याएं कौन सी हो जाएगी? ये आपकी धनात्मक जो प्लस में है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो देखो 0 से जो छोटी संख्या है वो ऋणात्मक होती है, तो इन संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। और 0 से बड़ी से संख्या होगी वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। तो इस प्रकार पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आगे देखिए, तो प्राकृत संख्या देख ली, पूर्ण देख ली हमने, और पूर्णांक संख्याएं देख ली। अब आगे यदि संख्याओं के प्रकार के बारे में हम बात करें तो 2 संख्याएं, एक होती है सम संख्याएं, सम संख्याएं, और इसके जस्ट दूसरी होती है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो सम संख्याओं की यदि हम बात करें तो जिन संख्याओं, ये वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे विभाजित हो? वह संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित। वह संख्याएं जो किससे विभाजित हो? 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा क्या जाता हो? भाग जाता हो। तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? आपकी सम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, है ना, 12, 14, ये संख्याएं कौन सी? इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये आपकी सम संख्याएं होगी। यदि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कैसे याद रखना, जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक जो होता है वो इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सारी संख्याएं किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। क्लियर? और विषम संख्याएं क्या होती है? तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, तो वो संख्याएं आपके क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी संख्याएं क्या आपके? विषम संख्याएं है। ठीक है, तो इन विषम संख्याओं की बात करें तो इनका जो इकाई का अंक जो होगा वो कौन सा होगा? इकाई अंक। तो वो इकाई का अंक यही होगा आपके, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। यदि इकाई का अंक ये दिखे तो आप देख ले वो 2 से विभाजित नहीं होगी, और यदि ये इकाई का अंक दिखे 0, 2, 4, 6, 8 तो वो 2 से विभाजित होगी। तो ये सम संख्या और विषम संख्या, ये भी आपको ध्यान रखनी, ये भी हमारे काम आएगी। आगे यदि हम बात करें, आगे संख्याओं के प्रकार में यदि देखें तो एक तो होती है भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, और एक होती है आपकी अभाज्य संख्याएं। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, क्या होता है भाज्य संख्या और क्या होती है अभाज्य संख्याएं? भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं?
तो भाज्य संख्याओं की यदि हम बात करें तो इसके लिखेंगे जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में एक व स्वयं के अलावा, एक व स्वयं, स्वयं का मतलब खुद, स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, अन्य संख्याओं का भी भाग जाता हो, तो उन संख्याओं को अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या ही कहेंगे। और इसके जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा, अभाज्य। जिन संख्याओं में एक व स्वयं यानी खुद, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो उन संख्याओं को अपन क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करें भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, जैसे देखो एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है, दो जो है अभाज्य संख्या, सॉरी दो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य है, दो क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि दो के अंदर जो है एक और दो का ही भाग जा रहा है, अन्य का नहीं जा रहा है, तो और तीन भी क्या है, अभाज्य है, एक और तीन का ही जा रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अपन होगी चार। चार में देखो एक का जा रहा है, चार में एक का जा रहा है, चार का भाग जा रहा है, और चार के अंदर दो का भी जा रहा है। तो अभी मैंने परिभाषा में बताया कि एक व स्वयं, स्वयं चार खुद है, तो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग, तो अन्य संख्या का किसका जा रहा है, दो का जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई, चार हो गई, फिर आपके छः हो गई, फिर सात नहीं होगी, आठ हो गई, फिर आपके नौ हो गई। नौ में देखो एक और नौ के अलावा किसका जा रहा है, तीन का। आठ में किसका जा रहा है, एक और आठ के अलावा चार का जा रहा है, दो का जा रहा है। छः में दो का और तीन का जा रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, ये आपके भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो अभाज्य के अंदर जो है दो हो जाएगी, तीन हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, सात हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखो दो के अंदर एक और दो का ही भाग जा रहा है, तीन में भी एक और तीन का ही जा रहा है, पाँच में एक और पाँच का ही जा रहा है, सात में एक और सात का ही जा रहा है, 11 में एक और 11 का ही जा रहा है। तो ये संख्या ये कौन सी होगी, ये संख्या आपकी अभाज्य संख्या होगी, ऐसे आगे चलती रहेगी। ठीक है, तो एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी, नोट लगा के ये ध्यान रखनी कि एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या और एक न ही अभाज्य संख्या, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो है मुख्य बातें आपको ध्यान ये रखनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, चार। अब अभाज्य संख्या में दो एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य में आती है, ध्यान रखना। लेकिन दो सम जरूर है, लेकिन आ किस में रही, अभाज्य संख्या के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये थी संख्याओं के बारे में जो सामान्य कंसेप्ट था, उसके बारे में हमने बातचीत की। अब अपन प्रश्नों के ऊपर आते हैं, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों के ऊपर आते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 इसके सवालों की बात करें तो सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429।
इन सवालों को सोल्व करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें जो है व्यक्त करना है। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको कैसे व्यक्त करते हैं, तो लीजिए शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना 140, ठीक है। तो 140 को अपन गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाया तो 1 में जाएगा, यानी 14 हो गया। 14 में 2 का भाग लगा कितनी बार, 7 बार गया, और 0 का 0। फिर 2 का भाग लगाएंगे, और तो 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। पीछे क्या बच जाएगा, 1 के पास में ये 0 रख देंगे, कितने हो गए 10। 2 का भाग 10 में लगाए, कितनी बार गया, 5 बार, ठीक है। आगे अब 2 का जाएगा नहीं इसमें, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। तो 5 का भाग लगा दिया, कितनी बार गया, 7 बार गया। 7 पंजे 35। फिर 7 के अंदर 7 का ही जाएगा, और 1। तो ये हमारा जो है इसके गुणनखंड हो गए। 1 मिनट, हाँ। तो 140 के हमने जो है इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। तो अब लिखते हैं अपन इसको, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये हो गया, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन एग्जाम के रूप में कहता कि इनको जो है घातों के रूप में बताइए। तो इसको घातों के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे घातों के रूप में, घातों के रूप में। एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो घातों के रूप में बता देंगे। तो 140 बराबर घातों के रूप में 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 की घात 1 हो जाएगी, गुणा 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 की घात 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा घातों के रूप में। और ये कभी कभार एग्जाम में सवाल आता है घातों का योगफल बताइए, तो लिख देंगे घातों का योगफल। तो घातों का योगफल का मतलब घातों को जोड़ लीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 है, प्लस 5 की घात 1 है, प्लस 7 की घात 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा कि अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने इसको कर दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, ठीक। घातों के रूप में बात करें तो ये घातों के रूप में हो गया, और घातों के योगफल की बात करें तो ये घातों का योग। तो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें, 1, 2 और 3। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। समझ गए होंगे मेरी बात, बिल्कुल। अगला प्रश्न आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी के अंदर इसको उतारते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। यदि चीज समझ में नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अगला है दूसरा 156। दूसरा प्रश्न 156। तो 156 का करके देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 156, है। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 1 में जाएगा नहीं, 15 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया, 7 बार गया। पीछे कितना बच गया, 1 के पास में 6 रख देंगे तो 16 हो गया। 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 7 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। पीछे कितना बच गया, 1 के पास में ये 8 रख देंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 2 का अब जाएगा नहीं इसमें, 3 का जाएगा, तो 3 का भाग लगाएंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर सीधा इसमें 13 का ही भाग जाएगा, 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब इसको किस रूप में पूछ रहा है एग्जामिनर, उस रूप में अपन लिख देंगे इसको। 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो 156 बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये किस रूप में हमने व्यक्त किया, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया, अभाज्य गुणन।
गुणनखंड के रूप में। ठीक है, अभी यदि एग्जामिनर कह देता घातों के रूप में, अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, सॉरी पिछली स्लाइड में, घातों के रूप में, तो घातों के रूप में यदि अपन लिखेंगे तो लिख देंगे आराम से अब इसको। तो कैसे लिखना आपको, 156 बराबर 2 की घात कितनी में है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात कितनी है 1 गुणा 13 की घात कितनी है 1। ठीक है, ये हो गया घातों के रूप में। और यदि वो कह देता घातों का योगफल बताइए तो लिखेंगे घातों का योगफल। तो घातों का योगफल क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 है तो 2 प्लस 3 की घात 1 है तो 1 प्लस 13 की घात 1 है तो 1, तो घातों का योगफल कितना हो गया, तो इसका आंसर भी 4 हो गया। क्लियर। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, दूसरा घातों के रूप में, और तीसरा घातों का योगफल। तो तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, तो अगला क्या था अपना, 140 हो गया, 156 भी कर लिया। अब तीसरा प्रश्न है 3825, तो 3825 को ओपन करेंगे। तीसरा प्रश्न, तीसरी संख्या अपने पास है 3825, तो इसको करना है 3825। तो 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो 3825, देखो पीछे 5 है तो इसका मतलब सीधा है कि 5 का भाग जाएगा, 3 का भी जा सकता है, आप भाग लगा के देखो। तो 3 का देखते हैं, 3 का चला जाता है क्या, 2 का जाएगा ही नहीं वैसे, 3 का लगा के देते, 3 एकम 3, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, बच गए 2, 2 के पास में ये 2 लिख दिए। ठीक है, 22 हो गए, 3 का भाग 22 में, 7 या 21, 1 बच गया, 1 के पास में 5, तो 5 3 15, 3 का चला गया। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो है 3 का भाग और जा सकता है, चेक कर लेते हैं। 1 में जाएगा नहीं, 12 में चला जाएगा, 4 3 12, फिर 7 में 2 बार चला जाएगा, फिर बच गया 1 के पास में अपन 5 लिख देंगे, कितने हो गए 15, 5 3 15। अब जो इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, अब सीधा इसमें 5 का लगाएंगे, 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, 42 के अंदर लगा के देखो, 8 × 5 = 40, 8 बार चला गया, पीछे कितने बच गए 2, 2 के पास में रख दिया, ये 5, 5 × 25, फिर 5 का लगा के देखो, तो 5 एकम 5, बच गए आपके पास में 3, 3 के पास में 5, 7 × 5 = 35, 17, अब 17 में 17 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे 3825 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब देखो सबसे पहला 3 प्रश्न मैंने बताए थे इसमें बनते हैं, तो पहला क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 3825 बराबर, अब इसके गुणनखंड कितने बने, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। क्लियर। अब आपको कह देता कि घातों के रूप में बताओ, तो लिखेंगे घातों के रूप में, घातों के रूप में, तो लिखेंगे 3825 बराबर 3 की घात कितनी इसमें 2, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात कितनी है 2 गुणा 17 की घात कितनी 1। ठीक है, तीसरा इसमें यदि वो कह देता कि घातों का योगफल बताइए, तो लिखेंगे घातों का योगफल, घातों का योगफल। तो घातों का योगफल क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 है तो 2 प्लस 5 की घात कितनी है 2 प्लस 17 की घात कितनी 1, तो कितनी घातें हो गई 2 और 2 4 1 5, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। क्लियर। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको करवा दिए। आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या था, तीसरा हो गया 3825, चौथा प्रश्न है 5005। चौथा प्रश्न क्या है 5005, चौथा प्रश्न है 5005। ठीक,
तो 5005 के करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन इसमें भाग लगाएंगे। देखो 2 का जाएगा नहीं, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 का भाग लगाया। तो 5 में एक बार गया, 0 में जाएगा नहीं तो 0 का 0, 0 में जाएगा नहीं 0 का 0, 5 में एक बार जाएगा तो 5, ठीक है। फिर आगे अब 1001 के अंदर जो है 5 का जाएगा नहीं, 6 का नहीं जाएगा, 7 का, देखो 7 का चला जाएगा, 7 एकम 7, कितने बच गए, देखो 1 में नहीं जाएगा लेकिन 10 में जाएगा, 7 एकम 7, पीछे कितने बचे 3, 3 के पास में लिखा 0, 7 चौके 28, 4 बार गया। अब कितने बच गए 2, 2 के पास में ये 1 लिख देंगे, 21 हो गया, 7 या 21, ठीक है। 7 का चला गया। अब 7 का देखो, 7 का इसमें नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का ही नहीं जाएगा, 11 का चला जाएगा, 11 का लगा के देखो, 11 का 11, 1 में नहीं जाएगा लेकिन 14 में देखो 11 के 11 बच्चे कितने 3, 3 के पास में 3, कितने हो गए 33, 11 या 33, 13, 13 के अंदर 13 का ही जाएगा और 1, ठीक है। एक मिनट, इसको रब कर देते अपन, ये हो गया रब, ठीक है। अब आगे यदि बात करें प्रश्न के अंदर क्या था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5005 एक बराबर, तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके 5 गुणा 4 गुणा 11 गुणा 13। तो ये आपका पहला सवाल हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। दूसरा, यदि वो कह देता घातों के रूप में लिखो इसको, तो 5005 को घाते के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा 11 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। यदि वो कह देता आपको कि घातों का योगफल बताइए, तीसरा प्रश्न, तो घातों का योगफल यदि वो कहता तो लिखेंगे घातों का योग। तो सीधा है, घातें कितनी आई जोड़ लीजिए घातों को, तो घातें आपकी 5 की घात 1 है प्लस 7 की घात 1 है प्लस 11 की घात 1 है प्लस 13 की घात 1 है, तो घातें हो गई अपने 4, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चौथा प्रश्न भी आपके एकदम क्लियर हो गया। पांचवा प्रश्न क्या था, पांचवा प्रश्न था अपने पहले का पांचवा था 7429, यही कर देते अपन। चलो अगला पेज ले लेते हैं। पांचवा प्रश्न, पांचवा है आपके 7429, ठीक। तो करते हैं इसके 7429 के। 7429, तो 7429 में भाग लगा के देखते हैं किसका भाग जाता है। तो इसको 2 का लगा के देखेंगे, नहीं जाएगा। 3 का, 3 दूनी 6 बच गया, 1 4, 3 का ही नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा। इसमें सीधा जो भाग जाएगा वो 17 का जाएगा। ध्यान रखना आप, किसका जाएगा, 17 का भाग। चेक करते रहो आप, 1 का 2 का 3 का ऐसे चेक करते जाएंगे तो 17 का ही भाग इसमें जाएगा। तो देखो 7 में जाएगा नहीं, लेकिन 74, 7 दूना 34, 70 51, 70 चौके 68, कितने बच गए 6। फिर 6 के पास में 4, 17 17, 17 34, 70 51, 3 बार चला गया। पीछे कितने बच गए 9 और 4 13, इक्यावन, 9 60, 9 4 13, 13 सही है। फिर अपन इसका क्या होगा, वापस चेक करते, 1 मिनट रुको। एक मिनट, 7429 लिखा हमने, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन भाग लगा रहे हैं 17 का। 17 का भाग लगाया तो 17 17, 17 34, 17 51, 70 चौके 68, 4 बार गया, 70 चौके 68, ठीक है। कितने बच गए आपके 2 और 4 6 बच गए। 6 के पास में हम ये 2 लिख देंगे, लिख दिया 2, ठीक है। अब 17 का भाग लेंगे, इसमें तो कितनी बार जाएगा 70 51, कितनी बार जाएगा 3 बार चला गया 51। पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए आपके 9 और 2 11, ठीक है। और
ये 9 इसके पीछे लिख देंगे तो ये हो गया 119। अब 17 2 34 70 7 119 7 बार चला जाएगा। ठीक, आगे इसके अंदर जो 17 का तब जाएगा नहीं, 18 का भी नहीं जाएगा, 19 का चला जाएगा। 19 का भाग लगे 19 को 19 2 38 2 बार चला गया। फिर बच गए आपके 5 के पास में लिख दिया ये 7, तो 19 2 38 19 57। अब 23 के अंदर 23 का ही जाएगा तो ये लिख दिया हमने 23 एक बार। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए आपके गुणनखंड हो गए। अब देखो सबसे पहला प्रश्न यही था कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, तो 7429 को किस रूप में व्यक्त कर देंगे, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक, फिर दूसरा इसको जो है 7429 को जो है आपको घातों के रूप में व्यक्त करो, तो 17 की घात 1 गुणा 19 की घात 1 गुणा 23 की घात 1। और यदि तीसरा प्रश्न ये कह देता कि घातों का योगफल बताओ, तो लिखेंगे घातों का योगफल, घातों का योग। तो घातों का योग सीधा दिख रहा है इसमें, 17 की घात 1 है, 19 की घात 1 है और 23 की घात 1 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पहले प्रश्न के 5 प्रश्न अपन देख चुके हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए कौन कौन से सवाल किए हमने, वापस देख देते हैं। 140 का किया। देखो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने की बोले तो वो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, घातों के रूप में भी पूछ सकता है आपको, और घातों के योगफल के रूप में। तो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हमें तो पूछा गुणनफल के रूप में, लेकिन एग्जाम के रूप में, एग्जाम के अंदर जो 3 प्रकार के आते हैं प्रश्न, तो अब जो है इसमें से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो 5 प्रश्न हमने इसमें देख लिए। क्लियर। अब जो है अपन आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। ठीक है, जांच करके भी हमें बताना है। तो दोनों संख्याओं के हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है मसप, महत्तम समापवर्तक, मसप, और एलसीएम का मतलब लसप। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है 26 और 91 का। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। 26 का करते हैं सबसे पहले। 26 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 का भाग लगाया 13 बार गया, फिर 13 का भाग लगाया 1 बार गया। ये 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर 91 के करते हैं, 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 3 का जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, भाई 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, इसमें सीधा 7 का जाएगा 13 बार। 13 7 91 और 13 1। ठीक है, तो ये हो गए 26 और 91। अब 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 13, और 91 के क्या हो गए 7 गुणा 13। ठीक है, अब जो है हमें इसमें एचसीएफ निकालना है। इनका क्या निकालना भाई, एचसीएफ निकालना है। तो जो संख्याएं दे रखी होती है उसमें जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसका जो कॉमन गुणनखंड का गुणनफल जो होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें है लेकिन 13 इसमें भी, तो 13 ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो ये 13, तो 13 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इस संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 26 और 91 का एचसीएफ 13। चीज़ें समझ में आई होगी, आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। जिन संख्याओं का हमने क्या किया अभी, अभाज्य गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद में आपको ये देखना है कि जो संख्याएं कॉमन होती है दोनों के अंदर, उभयनिष्ठ होती है, उन संख्याओं का जो कॉमन संख्याओं का गुणनफल ही हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमें निकालना है क्या एलसीएम। एचसीएफ हो गया, आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणा क्या होता है एलसीएम होता है। ठीक है,